नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उम्मीद है कि भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करेगा, पीएनपी। इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आल मगीर ने कहा है कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत होगी और इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 से नई दिल्ली में रह रही हैं, जब बड़े विद्रोह के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। नवंबर 2025 में एक विशेष ट्राइब्यूनल ने 2024 की अशांति के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें गैर हाजिरी में मौत की सजा सुनाई थी। हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में पीएनपी को बड़ी जीत मिली है, जबकि हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया था। बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद ने भी कहा कि पार्टी कानूनी और कूटनीतिक माध्यमों से हसीना की वापसी के लिए दबाव बनाती रहेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैली कवर करने पहुंची यूट्यूबर से मारपीट। यूट्यूबर रुचि तिवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के समर्थन में निकाली गई रैली कवर करने पहुंची यूट्यूबर रुचि तिवारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह घटना उस समय हुई जब स्टूडेंट संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का प्रदर्शन चल रहा था। मॉरिस नगर थाने के मुताबिक आरोपियों की पहचान वायरल वीडियो के आधार पर की जाएगी। सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में रुचि तिवारी और कुछ छात्रों के बीच बहस और धक्का मुक्की दिखाई दे रही है। रुचि ने आरोप लगाया कि उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई, गला पकड़ा गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जाति देखकर उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने बयान जारी कर शिक्षकों और छात्रों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियम फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं और सभी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने असम में 3030 करोड़ के कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज का किया उद्घाटन। पुलवामा हमले की बरसी का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज का उद्घाटन किया। करीब 3030 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 6 लेन पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और उत्तर पूर्व का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। भूकंप संभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसमें फ्रिक्शन पेंडुलम पियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी, व्यापार और कामाख्या मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रेस सूचना ब्यूरो के मुताबिक उनके असम दौरे में 5450 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी शामिल है। जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने 70 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनाए, जबकि बीजेपी ने 10 साल में 5 पुल बनाए। उन्होंने पुलवामा हमले की बरसी का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। कुछ लोग तो अभी भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक का पुराना वीडियो फिर शेयर किया। मलिक का आरोप, सुरक्षा चूक हुई, पीएम ने चुप रहने को कहा। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी नेता और मेघालय के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के राहुल गांधी के साथ बातचीत का एक पुराना वीडियो फिर से शेयर किया है। इस वीडियो में बीजेपी नेता ने पीएम मोदी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो मैंने नरेंद्र मोदी से बात की। मलिक ने कहा कि मैंने मोदी से कहा कि ये हमला हमारी गलती से हुआ है। मोदी ने मुझसे कहा कि इस पर कुछ मत बोलो, चुप रहो। सीआरपीएफ ने मूवमेंट के लिए हवाई जहाज मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी रही, लेकिन मोदी सरकार ने हवाई जहाज नहीं दिए। ऐसे में मजबूरन सीआरपीएफ के जवानों को सड़क के रास्ते निकालना पड़ा। उसके बाद ये हमला हुआ। आपको बता दें कि आज 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा बंगाल के बीएलओ ने प्रेमिका के पति की हत्या की। वोटर लिस्ट रिवीजन का बहाना बनाकर बुलाया, फिर हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में एक बूथ लेवल ऑफिसर रिजवान हसन मंडल और उसके साथी सागर गाइन को 30 वर्षीय नासिर अली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच के अनुसार रिजवान का अली की पत्नी के साथ संबंध था। आरोप है कि उसने सोमवार शाम को
वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बहाना बनाकर अली को एक सुनसान जगह पर बुलाया, उसकी हत्या की और शव के टुकड़े कर बदुरिया की एक नहर में 3 अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। मंगलवार को परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने करीब आधे घंटे तक सड़क जाम कर न्याय की मांग की। भारत पाकिस्तान मैच से पहले हैंडशेक पर सस्पेंस, क्या दोनों टीमें हैंडशेक करेंगी? T20 वर्ल्ड कप में कल रविवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले हैंडशेक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि इस बारे में फैसला मैच के करीब लिया जाएगा और कल देखेंगे। उन्होंने खेल की भावना बनाए रखने की बात कही, लेकिन साफ रुख नहीं अपनाया। यह मुद्दा पिछले साल एशिया कप में भी उठा था, जब भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दुबई में पाकिस्तान से हैंडशेक नहीं करने की घोषणा की थी। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के समर्थन के तौर पर देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी टॉस या मैच के बाद पारंपरिक हैंडशेक से परहेज किया जा सकता है। एयर इंडिया ने रद्द किया पीएम का टिकट। मणिपुर दौरे को लेकर पवन खेड़ा का तंज। पवन खेड़ा ने शाम को बताया कि एयर इंडिया ने उस टिकट को रद्द कर दिया है जो पीएम मोदी के लिए बुक कराया गया था। खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि यहाँ तक कि एयर इंडिया को भी पता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, इसलिए मणिपुर के लोगों के लिए एक नेक इरादे से दिए गए उपहार के तौर पर मैंने जो टिकट बुक किया था उसे मेरी जानकारी के बिना चुपचाप रद्द कर दिया गया। अब यह आम बात हो गई है कि पीएम को किसी नॉर्थ ईस्ट राज्य का दौरा करने के लिए सिर्फ आने वाले चुनाव ही मजबूर कर सकते हैं। इसी वजह से आज असम में उनकी मौजूदगी है और मणिपुर में उथल पुथल के बावजूद उनकी लगातार गैर मौजूदगी। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को परवाह है? उन्होंने लिखा कि माफ कीजिए दोस्तों, साफ तौर पर ऐसा नहीं है। लोगों ने भी इसके जवाब में एक्स पर लिखा है कि मणिपुर में जब चुनाव होंगे तभी वो मणिपुर जाएंगे। पवन खेड़ा का पीएम मोदी से मणिपुर जाने का आग्रह। कांग्रेस ने पीएम मोदी की गुवाहाटी से इम्फाल की फ्लाइट बुक कराई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने का आग्रह किया है, जहां 2023 से अशांति जारी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में असम में हैं, जहां वे 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मणिपुर असम से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है और पीएम की मौजूदगी से राज्य के लोगों को आश्वासन मिल सकता है। खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रिय पीएम मोदी, हम समझते हैं कि चुनाव वाले राज्य हमेशा आपकी शीर्ष प्राथमिकता होते हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आप आज असम में हैं, मणिपुर सिर्फ 1 घंटे दूर है, कृपया वहां भी जाएं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी मणिपुर के हमारे लोगों को आश्वस्त करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। खेड़ा ने व्यंग्य करते हुए आगे कहा कि आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल की आपकी फ्लाइट भी बुक कर दी है, आपको बस प्लेन में चढ़ना है। उन्होंने एक फ्लाइट टिकट की तस्वीर साझा की, जिसे उन्होंने पीएम का टिकट बताया। पोस्ट में पवन खेड़ा ने कहा कि चूंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, इसीलिए मैं यहां आपका फ्लाइट टिकट साझा कर रहा हूं। कृपया इसका उपयोग करें और दिखाएं कि पीएम केयर्स। असम सीएम के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कॉस लिस्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है। यह याचिका उस वायरल वीडियो को लेकर दर्ज की गई थी, जिसमें शर्मा को कथित तौर पर राइफल से एक खास समुदाय के लोगों पर निशाना साधते और फायरिंग करते हुए दिखाया गया। यह वीडियो 7 फरवरी को असम बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किया गया था, लेकिन विवाद और सांप्रदायिक नफरत भड़काने के आरोपों के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। सीपीआईएम और सीपीआई के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर अलग याचिका दायर की जा चुकी है, जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की भड़काऊ टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। तारिक रहमान ने चुनावी जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश नीति में जनता के हितों को बताया सर्वोपरि। बांग्लादेश की भारत के साथ रचनात्मक रिश्ते की उम्मीद। पीएनपी संसदीय चुनावों में 2/3 सीटें जीतने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने कई चुनौतियों का जिक्र किया है।
तारिक रहमान ने कहा कि देश की विदेश नीति बांग्लादेश और बांग्लादेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। विदेशी पत्रकारों के सवालों के जवाब में रहमान ने कहा कि देश की जनता के हित सर्वोपरि हैं और हम उनके हितों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए विदेश नीति तय करेंगे। तारिक रहमान ने कहा कि हम फांसीवादियों के छोड़े गए हालात में एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। एक नाजुक अर्थव्यवस्था, निष्क्रिय संवैधानिक और वैधानिक संस्थाएं और एक कमजोर कानून और व्यवस्था की स्थिति। मैं देश भर में सभी स्तरों पर पीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सैकड़ों उकसावे की कार्रवाई के बावजूद शांत और सतर्क रहने की अपील करता हूं, ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे, ताकि कोई भी पूरी ताकत इस स्थिति का फायदा उठाकर कोई अप्रिय घटना न कर सके। तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी सियासी दल से जुड़े होने, धर्म, जाति या मतभेदों की परवाह किए बिना किसी भी बहाने से कमजोर पर ताकतवर का हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। पीएनपी ने एक्स पर लिखा कि बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी। नेशनल इलेक्शन में पीएनपी की निर्णायक जीत दिलाने में तारिक रहमान की लीडरशिप को आपने जिस तरह से माना, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। पोस्ट में आगे लिखा है कि यह नतीजा बांग्लादेश के लोगों के हमारे लीडरशिप और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसे और यकीन को दिखाता है। बांग्लादेश अपने सभी नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों, सबको साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने वाले विकास को बनाए रखने के लिए समर्पित है। हम आपसी सम्मान, एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और हमारे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए एक साझा कमिटमेंट से गाइड होकर अपने कई तरह के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ने की उम्मीद करते हैं। ईरान में सरकार बदलती है तो यह सबसे अच्छी बात होगी। ट्रंप। अमेरिका ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की सैन्य तैनाती। रजा पहलवी की ट्रंप से ईरानी लोगों की मदद करने की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में सरकार बदलती है तो यह सबसे अच्छी बात होगी। उन्होंने पुष्टि की कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जल्द पश्चिम एशिया भेजा जा रहा है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही फारस की खाड़ी के पास तैनात है। यह कदम इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद उठाया गया। अमेरिका ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है, जिसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल रक्षा सिस्टम शामिल हैं। करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात हैं और 5,000 और बढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनका देश परमाणु बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन किसी दबाव में समझौता नहीं करेगा। ईरान ने भी सैन्य अभ्यास कर संकेत दिया है कि वह जवाब देने को तैयार है। ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ईरानी जनता की मदद करने की अपील की। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने का समय आ गया है और दावा किया कि ईरानी लोग ट्रंप पर भरोसा करते हैं। बता दें कि रजा पहलवी 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान नहीं लौटे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हुए प्रदर्शनों और हिंसा के बाद लोग शासन को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि ईरानी सरकार का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका और इस्राइल समर्थित ताकतों ने भड़काया। कई प्रदर्शनों में राजशाही की वापसी की भी मांग उठी। 65 साल के पहलवी ने कहा कि वे लोकतांत्रिक बदलाव को लीड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के भीतर मतभेद भी सामने आए हैं। ईरानी विपक्ष बटा हुआ है और पहलवी को इस्राइल के लिए उनके सपोर्ट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी का हमला। राहुल बोले कपास किसान और टेक्सटाइल उद्योग के साथ धोखा। कपास के मुद्दे पर राहुल गांधी को पीयूष गोयल का जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योग के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस मुद्दे पर झूठ बोल रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास का आयात करे। वहीं भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ है, जिसे लेकर जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया कि अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी।
नेता प्रतिपक्ष ने इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे और अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। और अब बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। सरकार को कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स दोनों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, जबकि भारत अमेरिका समझौता दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।